हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जैक रांची द्वारा क्लास 11th का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिया जाना है और इस एग्जाम के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में कुछ मॉडल सेट्स जारी किए गए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट फर्स्ट के क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह जो मॉडल सेट है वह क्लास 11th का है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है और ये मॉडल सेट कौन सा है? ये मॉडल सेट है फर्स्ट। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वह किस चीज के बने होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट जैसे ये एक प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये टू मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ये बाहर वाला एक मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला एक मेम्ब्रेन हो गया, दो मेम्ब्रेन। अंदर का ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं एस्ट्रोमा, बोलते हैं एस्ट्रोमा। और यहां पर क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलेक्वाइड। और ये जो पूरा थाइलेक्वाइड का जो एक फाइल है, जैसे सिक्के का एक छल्ला होता है उसी तरह का, इस पूरे को मिला करके बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं। हालांकि एक जो पाइल है, एक जो छल्ला है, उसको ग्रेनम कहेंगे। तो इसी तरह से क्या होगा, बहुत सारे ग्रेनम होंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और यहाँ पर क्या है, दो ग्रेनम एक फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं जिसे एस्ट्रोमल लैमेले कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ग्रेना है ना। और इस एस्ट्रोमा में क्या भरा रहता है, फ्लूइड, इसलिए इसे फ्लूइड एस्ट्रोमा भी कहेंगे। तो फ्लूइड एस्ट्रोमा है, एस्ट्रोमल लैमेली है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है वह किस चीज से संबंधित होते हैं? तो अभी जैसा कि बताया गया ना कि यहाँ पर जो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसका ये जो मेम्ब्रेन है, तो ये किस चीज से संबंधित है? थाइलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का, लाइट रिएक्शन भी होता है, एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, और ये एनर्जी फिक्सेशन का साइट भी है। तो ये सारे सही है। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड जो है वो किससे संबंधित है? होता क्या है कि जो थाइलेक्वाइड होते हैं, तो थाइलेक्वाइड में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरोफिल के साथ कुछ और भी कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्लोरोफिल में जो एक क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए कहते हैं उसे। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का दो ग्रुप होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और उस ग्रुप को बोलते हैं फोटोसिस्टम कहते हैं। तो एक फोटोसिस्टम में जो क्लोरोफिल ए होता है वह 680, ये जो 680 लिखा हुआ है, या ये कहेंगे कि 700, ये जो लिखा हुआ है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, जो रिएक्शन सेंटर बनाता है, वह 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए फोटोसिस्टम फर्स्ट को इस तरह से ये P700 करके उसको इंडिकेट करते हैं। और फोटोसिस्टम सेकेंड में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर बनाता है, वह 680 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से फोटोसिस्टम फर्स्ट को P700 और फोटोसिस्टम सेकेंड को P680 से हम लोग इंडिकेट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जो कवर होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कई मॉडल्स दिए गए हैं। जो अभी जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, और इस मॉडल को दिया था दो साइंटिस्ट ने मिल करके, सिंगर और निकोलसन ने मिल करके। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से जो यूकैरियोट्स होते हैं, सेल्स दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल के बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे यूकैरियोट्स कहेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वह मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता ही नहीं, और न्यूक्लियस तो होता भी नहीं है उसमें। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मींस जो एंटी मॉलिक्यूल होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं, उसको पहले अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है।
तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अमोनिया में जो कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और उसमें जो एक एंजाइम है भाग लेता है नाइट्रोजिनेज, राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे हो गया तो उसमें ये पाया जाता है। तो वह क्या है, वह इनफैक्ट है एक MOFE प्रोटीन है, नाइट्रोजिनेज। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं राइजोबियम के अंदर, देखिए राइजोबियम क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है, तो प्लांट का जैसे प्लांट का ये क्या है, तो ये है रूट। प्लांट का ये क्या है, ये रूट है। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे पी प्लांट हो गया, मटर का प्लांट, तो उसमें फूल बनने से पहले, फ्लावर बनने से पहले जब रूट को देखेंगे तो यहाँ पर एक आउटग्रोथ रहता है, स्फेरिकल आउटग्रोथ रहता है जगह जगह पर। और ये जो स्फेरिकल आउटग्रोथ है इसे बोलते हैं नोड्यूल, नोड्यूल कहते हैं। और इसी नोड्यूल में बैक्टीरिया पाया जाता है। पहले तो ये बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, पहले तो मिट्टी में होता है फ्री लिविंग। मिट्टी में जब ये होता है तो ऑक्सीजन इसको चाहिए, तो एरोबिकली ये रहता है। लेकिन जब यही राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल के अंदर चला जाएगा तो राइजोबियम बैक्टीरिया को वहां पर एनएरोबिकली रहना पड़ता है, इसलिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर में जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ना, वो उस एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए उस वहां पर ऑक्सीजन उसे नहीं चाहिए। तो जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो किससे संवेदनशील होते हैं, तो वह होते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से संवेदनशील होते हैं। वहाँ नोड्यूल के अंदर में, रूट नोड्यूल के अंदर में राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसको ऑक्सीजन से बचाकर रखना पड़ता है। एक अमोनिया मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने ATP खर्च किए जाते हैं या लगते हैं, तो 8 ATP लगते हैं। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो जैसा कि अभी बताया कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, जैसे पी प्लांट है, तो उसमें जो रूट नोड्यूल बनता है, जो जड़ में गांठ बनता है, तो उसके अंदर में है ना एक मॉलिक्यूल होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन का स्कैवेंजर होता है, ऑक्सीजन को वो ले लेता है। और इस तरह से नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज किया जाएगा उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से क्या है, ये लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल में पाया जाएगा। नाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर संबंधित नहीं है। तो क्या होता है कि पहले अमोनिया को बदला जाता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया यूज में आता है। और बाद में नाइट्राइट को बदल दिया जाता है नाइट्रेट में, और उसमें यूज किया जाता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो नाइट्राइट बनने वाले स्टेप और नाइट्राइट बनने वाले स्टेप और नाइट्रेट बनने वाले जो स्टेप्स होते हैं इन्हीं को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो स्यूडोमोनास जो होता है ये डीनाइट्रिफिकेशन में भाग लेता है। इस तरह से ये आंसर होगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ये नेचुरली भी हो सकता है और बायोलॉजिकली भी हो सकता है। कोई भी एक मिनरल है प्लांट के अंदर जिसका मोबिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है काफ़ी अच्छा से होता है, एक्टिवली होता है, और जब उस एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल की कमी होती है प्लांट के अंदर तो इसका जो पहला लक्षण, जो सिम्टम दिखता है वह दिखता है ओल्डर टिश्यू में, ओल्डर लिव्स में दिखता है कि उसमें, उस प्लांट में ये जो खास मिनरल है उसकी कमी हो गई है। प्लांट के फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो फ्लावर में स्टैमेन होता है, स्टैमेन के अंदर में पॉलन ग्रेन बनता है, और वह जो पॉलन ग्रेन बनता है तो वह स्टैमेन के अंदर से निकल जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है जिसे पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं तो उसके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन चला जाता है। तो जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल करके पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाता है तो वह पॉलन ग्रेन्स वहाँ पर वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। और इस काम के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है, इस काम के लिए जरूरी है बोरॉन मिनरल। सेल डिवीजन का एक टाइप है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दो एक जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, और दोनों क्रोमोसोम के बीच में एक बन जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये कहाँ होता है, तो ये कब होता है, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन में होता है। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शंस हो गया और उसके बाद होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस के लास्ट में क्या बनता है, ATP और NADPH2 बनता है।
ये ATP NADPH2 का इस्तेमाल किया जाता है डार्क रिएक्शन में, है ना। जो डार्क C3 क्या है, डार्क रिएक्शन का एक टाइप है। तो C3 साइकिल या C3 पाथवे में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वह क्या है, फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो प्रिस्टले ने की। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इनमें से किसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जैसे एम्फीबियन, जैसे फ्रॉग का जिस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ, उसी क्रम में किसका इवोल्यूशन हुआ या उसी के जैसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में है कि एक प्लांट होता है जिसके लीफ के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके चारों तरफ सेल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि वो क्रांच जैसा दिखता है। क्रांच मतलब रिद मीन्स माला की तरह दिखता है। तो ये किस में होता है, C4 प्लांट्स में होता है। मैमल्स क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, यंग को वो जन्म देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैमल हैं जो बच्चे को जन्म दे देते हैं बल्कि वो अंडे देते हैं। वो कौन से हैं, एक देते हैं वो है प्लेटिपस। इनमें से कौन सा वास्तव में फिश नहीं है, सबके नाम में फिश फिश लगा हुआ है, वास्तव में कौन सा फिश नहीं है, तो इसका आंसर होगा स्टार फिश। ये जो है सी हॉर्स को बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, डॉग फिश को एस्कोलियोडॉन कहते हैं, फ्लाइंग फिश को एक्जोकोइटस कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा स्टार फिश। बाकी ये तीनों फिश हैं लेकिन स्टार फिश जो है वो फिश वास्तव में नहीं है। अर्थ्रोपोडा फाइलम की क्या विशेषता है, तो उनमें जो अपेंडेजेज होता है, जो शरीर के जो बॉडी के जो बाहर निकले होते हैं स्ट्रक्चर्स, जो अपेंडेजेज होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ज्वाइंटेड रहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। जब फ्लावर का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो डिटेल से वहां पर समझ पाएंगे। माइकोराइजा में क्या होता है, किसके किसके बीच में एसोसिएशन संबंध बनता है, तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स और फंगस के बीच में एसोसिएशन बनता है जिसे माइकोराइजा कहते हैं। रोडोफाइसी है ना, रोडोफाइसी जो है उनमें किस एल्गी को रखा गया है, तो इसमें रखा गया रेड एल्गी को रखा गया है। क्लोरोफाइसी मीन्स जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें कौन सा मुख्य पिगमेंट होता है, तो क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इनमें से कौन ग्रीन एल्गी नहीं है, एल्गा नहीं है, तो ये तीनों है, फर्स्ट थ्री तीनों है, लेकिन ये जो है लैमिनेरिया ये तो ब्राउन एल्गी है, भूरा शैवाल है। रोडोफाइसी में फूड को किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर कुछ ग्लाइकोजन या एमाइलोपेक्टिन की तरह ही ऑलमोस्ट होता है। अगर जो एक प्रोडक्ट है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया दोनों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं वो कौन सा होता है, 70S टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70S होता है और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S होता है, और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, सही है। एल्यूरोप्लास्ट जो है प्रोटीन को स्टोर करते हैं, संग्रह करते हैं, ये गलत है। कोई सेल है तो जब बनता है तो वो तुरंत डिवाइड नहीं करता है। तो सेल जो होता है तो जैसे ही बनता है तो वो तुरंत डिवाइड नहीं करता है, और सेल का एक बड़ा सा हिस्सा जो है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ये कहलाता है एम्फेज कहलाता है, एम्फेज। इस दौरान सेल डिवाइड नहीं करता है एम्फेज में, और ये बड़ा सा हिस्सा यहाँ से ये पूरा जो है इसे इंटरफेज कहते हैं। तो सेल में पहले क्या शुरू होता है, इंटरफेज शुरू होता है। इंटरफेज में सेल भले ही डिवाइड नहीं करता है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, और इंटरफेज को 3 भाग में बांटा जाता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो इंटरफेज में G1 फेज तो उसमें शुरू होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वह सेल G1 फेज से निकल जाता है बाहर, और वो आ जाता है G0 फेज में, जीरो नहीं, G0 नहीं, G0 फेज में आ जाता है, फेज मीन्स अवस्था में आ जाता है, और बाद में ये सेल इसी स्टेज में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वह सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है।
और इस तरह से वह सेल जो है एस फेज या G2 फेज और इस तरह से एम फेज में जा ही नहीं पाता है। बाकी जो नॉर्मल सेल्स, बाकी जो डिवाइडिंग सेल होते हैं, G1 से S में आएगा, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, डीएनए से डीएनए बनेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन, बाद में G1 में जाएगा और उसके बाद एम फेज में जैसे ही जाएगा तो एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना लेंगे। लेकिन कोई कोई सेल होता है जो G1 से सीधे G0 में अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, सेल आगे डिवाइड नहीं कर पाता है। लेकिन फिर कभी बॉडी को अगर जरूरत होती है तो फिर से ये G0 फेज जो है G1 में आकर के फिर से वो डिवाइड इसी तरह से कर सकता है। तो इस तरह से, सॉरी यहाँ पर तो इसका काम नहीं था, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो ये होता है एस फेज में होता है। विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स के नंबर को कम कर दे। तो क्रोमोसोम्स के नंबर को कम कौन करता है, मियोसिस। प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इस क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, दो एक जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और क्रोमोसोम का जो कुछ पार्ट होता है उसका टुकड़ा टूट जाता है और एक क्रोमोसोम का टुकड़ा दूसरे पर, दूसरे का पहले पर आ जाता है और यह होता है पैक्टिन स्टेज में होता है। और एक क्वेश्चन है कि जो एंजाइम, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस दोनों पार्ट होते हैं। तो एंजाइम के जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होते हैं उसे कोफैक्टर कहते हैं। जो एटीएस राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसमें जो 2 सब यूनिट्स होता है, जो लार्जर सब यूनिट होता है वह 60S का होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वह 40S का होता है। तो इस तरह से एटीएस राइबोसोम के जो सब यूनिट्स है वो क्या हो जाएगा, 60S और 40S हो जाएगा। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन, जैसे कि ये हम समझाए, यहाँ पर जो एम फेज और इंटरफेज है, दोनों को हम एक साथ सेल साइकिल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको शायद अगले मॉडल पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है।